अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप सबके इनबॉक्सेस आए हैं और सबको मैंने रीड आउट करके अब इस वीडियो में मैंने सोचा है कि आपको ये तमाम इनबॉक्सेस के जवाब दूंगी कि ऐसे किस तरह पास करना है, एसए के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एसए को पास करने के लिए क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, किस तरह से एक एसए का मटेरियल गैदर किया जाता है, किस तरह से एक एसए को सिलेक्ट किया जाता है पेपर में, किस तरह से एसए की आउटलाइन बनती है, किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, उसका बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन, और किस मेंटोर से पढ़ना है, किस एकेडमी से पढ़ना है, मैंने अपना एसे किस तरह तैयार किया था और किस से पढ़ा था और किस तरह से तैयारी की थी। ये तमाम सवालों के जवाब आप इस वीडियो में होंगे, तो इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। और जो भी आपके सवालात हों, ये जो भी चीज़ें हों, वो आप कमेंट में इनबॉक्स कर दीजिए या कमेंट में बता दिएगा, ताकि मैं वहीं पे आंसर कर दूं या फिर मैं वीडियो के ज़रिए आपको ब्रीफली बता दूं। तो इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले कि ये वीडियो मैंने चलते फिरते बनाई है, और आप इसके मैसेज को देखें, आप वीडियो की क्वालिटी को ना देखें, क्योंकि यूके में हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैक्टिक रूटीन होती है मेरी। बट मैंने फुल अपनी कोशिश की है कि मैं आपकी तमाम चीज़ों को सही से समझा सकूँ। तो सबसे पहले ये हिस्सा आप देखें, देन अब यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे आप। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको सीएसएस का ऐसे किस तरह करना है, क्रैक करना है, वो मैं आपको बताती हूँ और थोड़ा सा आपको गाइड करती हूँ कि किस तरह से सीएसएस ऐसे की प्रिपरेशन होती है। तो इस वीडियो को आप लाजमी वॉच करें और कंप्लीट देखें, मेरे काम को और तमाम चीज़ों को अवॉइड करते हुए। तो सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी सी एडिटिंग और मसरूफियात की वजह से मेरी बिल्कुल भी ये ना वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाई, और आप लोगों ने मुझे ईमेल की है ऐसे की, तो मैंने कुछ लोगों का देख लिया, मैं उनको वॉइस के ज़रिए फ़ीडबैक इंशाल्लाह दे दूँगी। तो सबसे पहले सीएसएस में ऐसे होता है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एग्ज़ाम। 99% सीएसएस में ऐसे में फेलियर आता है और हर एक्सपेरेंट क्रैक नहीं कर पाता है, क्योंकि ये रटा बेस नहीं है। अब उसको क्रैक करने के लिए क्या किया जाए, सबसे पहले देखा जाए कि आपकी इंग्लिश कैसी है, लाइक आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सही होनी चाहिए। अब मोस्टली हमारे पाकिस्तान का जो सिस्टम है रटाफिकेशन, इसमें हमारी इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जो बच्चे अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मेरी उनसे ज़रा गुजारिश है कि वो थोड़े से रिन एंड मार्टिन या फिर कोई भी अच्छी बीए की है ना इंग्लिश ग्रामर की बुक उठा ले, और उससे ज़रा अपने टेंसेस वगैरह जो चीज़ें हैं बेसिक इंग्लिश के, वो ज़रा अपने बेहतर कर लें, ताकि ये जो आपकी इज़एमआर की, वॉस वर की, एएनडी आर्टिकल्स की, इन सब की जो आपकी मिस्टेक होती है ना प्रीपोजिशन की, वो ज़रा सही हो जाए। वो आपको समहाउ प्रेसी के पेपर में भी आपको हेल्प आउट करेगी, क्योंकि प्रेसी में जो आपका एक पोर्शन आता है वो भी आपका इससे हो जाएगा। लाइक एमसीक्यूज़ बेस जो आपके प्रेसी में आते हैं, 20 नंबर का एमसीक्यूज़ होता है, उसमें भी आपके आर्टिकल्स, सेंटेंस करेक्शन, ये तमाम चीज़ें आपकी जब बेसिक सही होगी तो ये वहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो अपना मसला हल करना है, पहले बेसिक ग्रामर से करना है। फिर उसके बाद आ जाता है ऐसे किस तरह लिखें और किससे पढ़ें, मेंटोर से पढ़ें, एकेडमी ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें, तो कैसे करें, मेरा कौन सा तरीका था जिसकी वजह से मेरा पास हुआ, तो ये सब चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। भाई मैंने जब सीएसएस का जर्नी स्टार्ट किया था 2020 में समझ लें, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ये होता क्या है और किस तरह से करते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही सब ग्रुप से इधर उधर से देखते हुए दोस्तों में, तो फिर एक मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर हमूद रांझा बहुत अच्छे हैं, और उस टाइम पे उनकी फ़ीस थी सिर्फ ऐसे प्रेसी की 30,000 रुपये। तो मैंने उनको ज्वाइन किया। जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो मैं न्यू थी, मुझे कुछ नहीं आता था, तो वाकई स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। सर हमूद रांझा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ऐसे का स्ट्रक्चर जो था ना वो मेरे दिमाग में फ़िट हो गया था। और वो ऐसे का स्ट्रक्चर ये है कि जैसे एक ऐसे दिया हुआ है, जैसे हम अगर ऐसे लें तो ले लेते हैं, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। ठीक है, ये एक हमारा टॉपिक है, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन। अब ये ऐसे का टॉपिक है। अब इससे कैसे करना है और इस पे ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जैसे एक घर की बुनियाद के लिए
हमारे पास क्या होता है, सीमेंट होती है, ठीक है। सीमेंट के साथ साथ हम उसमें लोहा सरिया हर चीज़ वो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह एक एसे की बुनियाद के लिए आपके पास आर्गुमेंट्स होने चाहिए, कॉन्क्रीट आर्गुमेंट्स, और आपके पास फैक्ट्स फिगर्स यानी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए उसका। अब हमारे पास टॉपिक आ गया, ठीक है ना, कि एजुकेशन डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ इट्स नेशन। तो टॉपिक हमारे पास है। अब हमारे पास कहाँ से आर्गुमेंट्स आएंगे? ये हमारे आर्गुमेंट्स आएंगे हमारे मटेरियल से, जो हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब आपके पास टॉपिक आ गया, ये आप जाएंगे सीधा गूगल पे। अब गूगल पे आपने लिख देना एजुकेशन के बारे में कि अब टॉपिक है हमारा क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इट्स नेशन। तो अब क्लासरूम से पता चल गया कि हमारी बात हो रही है एजुकेशन के बारे में। तो अब हम एजुकेशन के मुताबिक रेलिवेंट डेटा जमा करेंगे। रेलिवेंट डेटा यानी एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन निकालेंगे फॉर एन इंडिविजुअल, फॉर सोसाइटी, फॉर वुमेन्स, फॉर यूथ और फॉर अ कंट्री, फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर इकॉनमी, कि किस तरह एजुकेशन हमारे वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है, किस तरह एजुकेशन हमारी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किस तरह एजुकेशन हमारे टॉलरेंस, टेररिज्म इन सबको ख़त्म करती है, हमारी जो माशरे में तमाम बुराइयां इन सबको ख़त्म करती है, और किस तरह हमें एम्पावर करती है, किस तरह से हमें इन्हांस कर रही होती है, हर जगह में हमारी स्किल डेवलपमेंट हो रही होती है। लाइक हमारी जो एजुकेशन है, स्किल एजुकेशन है, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करती है, पॉवर्टी को ख़त्म करती है। तो इस तरह के हम पॉइंट्स सारे है ना गूगल से ना निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, हमने पॉइंट्स निकाल लिए, ये हमारे पास क्या है, एजुकेशन के बारे में हमारे आर्गूमेंट्स डेवलप हो गए, ठीक है। स्टेप 2 में हमने ये काम किया। पहले एक तो हमने टॉपिक चूज़ कर लिया, स्टेप 1 में हमारे पास तमाम आर्गूमेंट्स आ गए और हमने सर्च करके काफ़ी अच्छा हमने ना वो कर लिया। एक तो आपके पास गूगल है, गूगल में आप इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट डॉन के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक्स पढ़े आप, जैसे बुक्स हो गई, हमारे सर हमूद रांझा तो हमें मटेरियल प्रोवाइड करते थे, काफ़ी बुक्स होती थी उसमें, जैसे शाहिद सिद्दीकी की बुक्स हो गई एजुकेशन के बारे में। फिर फॉलन लीव्स, यानी एक राइटर था फॉलन लीव्स, उसकी बुक थी, उसमें भी उसने एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ था। और काफ़ी सारी बुक्स हैं, मैं ना आपको डॉक्यूमेंट है ना वो शेयर कर दूंगी, जिसमें ना बुक्स आपको मिल जाएंगी, जो सर हमूद रांझा ने हमारे साथ डेटा शेयर किया था, और मैं अपने अभी डेटा शेयर कर दूंगी कि कहाँ कहाँ मैंने अपना सारा जो है ना मटेरियल रखा था। तो मैं अपनी ड्राइव की लिंक शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ, ठीक है। तो उस ड्राइव में आपको तमाम मटेरियल मिल जाएंगे कि एजुकेशन के बारे में मैंने कहाँ कहाँ से कितना कितना पढ़ा। आप बर्टन रसल को पढ़ सकते हैं, उसके आर्गुमेंट्स क्या आते हैं एजुकेशन के बारे में, ठीक है ना। इस तरह करके आपने काफ़ी सारे राइटर्स को, अंग्रेज़ों को, स्कॉलर्स को पढ़ना है। उससे क्या होगा, हमें सिर्फ है ना कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, अच्छी अच्छी सी क्रिस्पी आर्गूमेंट्स देने हैं। अब हमारे पास जो एजुकेशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन उसके बारे में हमारे पास इतने है ना मिच्योर आइडियाज़ नहीं है। मिच्योर हमारे आइडियाज़ कब होते हैं, जब हम दूसरे राइटर्स को पढ़ते हैं कि भाई उन्होंने क्या बोला है, जैसे उनकी ओपिनियन क्या है टॉलरेंस के बारे में, कि एजुकेशन किस तरह टॉलरेंस को है ना ख़त्म कर रही होती है, इंटॉलरेंस को, जस्टिस को किस तरह प्रमोट कर रही होती है, वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह इन्हांस कर रही होती है। तो ये तमाम है ना हम है ना वो कर सकते हैं। फिर ये कि हम जब रिसर्च कर रहे होंगे अपनी, तो उसमें हम बड़े बड़े लोगों के कोट्स भी उठा सकते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला का था कोट कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल और उसके आगे कुछ था। तो इस तरह के ना कोट्स आप उठाएंगे और उनको कोट कर सकते हैं। और कायदे आज़म का कोट था एजुकेशन, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान का कोट था, ठीक है ना, कि एजुकेशन ओनली एजुकेशन। तो मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी कोट्स, लॉस्ट वर्ड्स को उठा सकते हैं हम, और अपने ना नॉलेज बेस में हम अपने ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी ऐसे आए एजुकेशन से रिलेटेड तो हम उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये स्टेप 1 था हमारा एजुकेशन की गैदरिंग का, कि भाई हमारा टॉपिक आया क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इट्स नेशन, ठीक है। तो क्लासरूम किस तरह डिसाइड कर रही है, हमने एजुकेशन के बारे में बात है, हमने क्लिक कर लिया, और हमने तमाम फर्स्ट स्टेप में उसकी तमाम जो है क्या नाम है इंफॉर्मेशन
हमने गूगल से कर ली और अपने एक नोटबुक में ऐड कर ली कि आपने ये टॉपिक चूज़ कर लिया, तमाम मटेरियल गैदर कर लिया, और अब आप इस पोजीशन में हैं कि कोई भी टॉपिक ऐसे का चूज़ करें, जैसा कि हमने ये एजुकेशन के बारे में क्लासरूम डिसाइड द नेशन फ्यूचर ये हमने चूज़ कर लिया। अब हमें इसके बारे में लिखना है इंट्रोडक्शन। अब जैसा कि अब हम जा रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखने, तो इंट्रोडक्शन जो हम लिखने जा रहे हैं एस्से का, तो उसको हमने जनरल टू स्पेसिफिक लेके जाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो आप पूरे हिट कर दें, डायरेक्ट ही उसको हिट कर दें, कुछ कोड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड ये है जो मैंने खुद अडॉप्ट किया था कि जनरल टू स्पेसिफिक लेके जाएं। जैसे आपने जनरल में बता दिया एजुकेशन के बारे में, ठीक है ना, कि क्या इंपॉर्टेंस है, देन उसके बारे में आपने डिस्क्राइब करना है, जिसे आप करते हैं हिटिंग द टॉपिक, यानी आपकी थीसिस स्टेटमेंट। हम क्या बता रहे हैं कि क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो अब हमारी आउटलाइन क्या है? अब हमने इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में नहीं बताना है, हमने बताना है कि क्लासरूम डिसाइड करती है फ्यूचर ऑफ नेशन को। तो किस तरह करती है? हाउ। हर सवाल में, हर ऐसे में आपने हाउ को क्लियर करना है। कैसे, मतलब हम एग्जामिनर की बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट बनेगी, कैसे क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन by empowering them, helping them to take them from the poverty। इस तरह से हम उसके सोशल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, पर्सनल इंडिविजुअल बेनिफिट, सोसाइटल बेनिफिट को बताएंगे। ठीक है, फिर उसको हम बताएंगे हाउ एवर ड्यू टू challenges in education system, classroom is not effectively delivering the end result। That's why these things need to be improve, revamp। उसे इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब हमने एक में बता दिया कि भाई क्लासरूम ही डिसाइड करती है बाय एम्पावरिंग द यूथ। हर चीज़ के बारे में हमने बात कर ली, फिर उसके बारे में हम चैलेंजेस बता रहे हैं। ये हमने 2 से 2.5 या 3 सेंटेंसेस का थीसिस स्टेटमेंट दे देना है इंट्रो में, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये हमारे थीसिस स्टेटमेंट है, और फिर ये हमारा इंट्रो आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो इंट्रो बेसिकली 100 से 150 से 200 वर्ड्स का होता है। हमें एग्ज़ाम की सिचुएशन में तकरीबन 1800 से 2000 वर्ड्स लिखने होते हैं। रिक्वायरमेंट्स हमारी ज़्यादा की होती है, बट समहाउ हम इतना ही मैनेज कर पाते हैं लिखना। तो हमने 100 से 150 वर्ड्स का हमने इंट्रो लिख लिया। थीसिस स्टेटमेंट हमारी ये हो गई क्लासरूम के बारे में। फिर जो मेन बॉडी पैराग्राफ होगा हमारा, हाउ एजुकेशन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। अब इसमें इस मेन पोर्शन में हमने 8 to 10 आर्गुमेंट्स देने। ठीक है, कि हम अपनी बात को बता रहे हैं, हाँ भाई क्लासरूम ही डिसाइड करती है फ्यूचर नेशन का। कैसे? एम्पावरमेंट के ज़रिए। ठीक है, हमारी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करती है, यूथ को एम्पावर करती है, डेवलपमेंट होती है, सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट होती है, इकॉनमिकल बेनिफिट होते हैं, वुमेंस की एम्पावरमेंट होती है, सोशल सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, सोशल जस्टिस होता है, इस तरह से पीस प्रमोट होता है। मतलब ये तमाम 8 हमने हाउ के पॉइंट को क्लियर कर दिया कि हाउ। जब हमने उसको बता दिया, एग्जामिनर हमारा जस्टिफाई हो गया कि हाँ, एग्जामिनर मान गया कि भाई हाँ इसका हाउ क्लियर है। लेकिन अब फिर हम सेकंड अपना पोर्शन स्टार्ट करेंगे। बट देयर आर हर्डल्स, देयर आर चैलेंजेस, दैट्स वाई एजुकेशन इज नॉट गिविंग इट्स एंड रिजल्ट। इफेक्टिव क्लासरूम की डिलीवरी नहीं है। वो किस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम सफ़र कर रहा है? किस वजह से? करिकुलम आउटडेटेड है। हमारी जो गवर्नमेंट है फाइनेंशियल बजट इतना नहीं दे रही, करप्शन है, टीचर्स नहीं है, ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल्स में। तो भाई इफ़ेक्टिव क्लासरूम नहीं है हमारी, तो इसलिए चैलेंजेस की वजह से
हमारी जो क्लासरूम डिसाइड नहीं कर पा रही फ्यूचर, यानी एजुकेशन नहीं है, अनएजुकेटेड हैं, वुमेंस के लिए दरवाजे क्लासरूम के बंद हैं, इक्वालिटी नहीं है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, हर्डल्स हैं ये। तो अब सेकंड पोर्शन में हमने हर्डल्स बता दी, फिर हमने उन हर्डल्स को दूर करने के लिए वे फॉरवर्ड दे दिया कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बतानी चाहिए वुमेन फ्रेंडली हो, बजट हमारा इंक्रीज़ करना चाहिए, हमें अपडेट करना चाहिए अपना करिकुलम, स्किल एजुकेशन डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। तो ये तमाम जब हम सजेशंस देते हैं तो ये वे फॉरवर्ड 4 में आ जाता है। फिर उसके बाद लास्ट हमारा जो पैराग्राफ होता है कॉन्क्लूजन का, तो कॉन्क्लूजन हमेशा हमारा स्पेसिफिक टू जनरल जाती है बात। तो इस तरह से जब आप अपनी पूरी आउटलाइन को अकॉर्डिंग टू टॉपिक और आपके रेलेवेंट डेटा के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे तो ये आउटलाइन हमारी बन जाएगी। और इसी तरह हम जब पैराग्राफ्स लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ, तो हर एक बॉडी पैराग्राफ में ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेट्स बताएं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी गवर्नमेंट इतना बजट देती है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे अगर चैलेंजेस में बताएं कि हमारे स्कूल इतने बंद हैं, इतने चल रहे हैं, पिछले साल गवर्नमेंट ने इतना बजट दिया, 2.5 जीडीपी का हमारा सिर्फ एजुकेशन पे हमारी स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, केस इन पॉइंट देखिए। तो हमेशा आपको स्टेट्स नहीं देनी है, आपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी है, कभी किसी कंट्री का रेफरेंस दे देना है, कभी किसी का कोड दे देना है, कभी एक ऐसे जनरल एग्जाम्पल बात कर देनी है, ठीक है ना। तो हमेशा उसको एक है ना एग्जामिनर को रिपोर्ट की तरह आपको अपना ऐसे नहीं प्रोवाइड करना है, हमेशा मिक्स चीज़ें प्रोवाइड करनी है। कभी केस इन पॉइंट के तौर पे आपने कुछ और दे दिया, कभी कुछ और दे दिया, तो इस तरह से आपने उसको एक मिक्स इंग्रेडिएंट देना है, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर दे देने नहीं है कि वो एक रिपोर्ट लगे, रिसर्च रिपोर्ट। तो इसी तरह से आपने फिर पैराग्राफ अपने लिखेंगे, हर एक पैराग्राफ 100 से 80 से 100 वर्ड्स का हो, एक हेल्दी पैराग्राफ हो, ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो कि आपका ऐसे कंप्लीट ही ना हो पाए। तो अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप ऐसे में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे कोई इतना नाइटमेयर नहीं है, इतना ख़तरनाक नहीं है जितना सब बना के इसे बेचते हैं। सीएसएस में जो जितने लोग धंधा कर रहे होते हैं वो ऐसे के फेयर से ही कर रहे होते हैं। तो ऐसे को आप बिल्कुल इतना मुश्किल ना समझें, ये मुश्किल उनके लिए जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ये मुश्किल है उनके लिए जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते। ये आसान हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस। मैंने अपने इस ऐसे और इस जर्नी को 3 साल दिए हैं और काफ़ी सेशंस अटेंड किए हैं। सर हमूद के मैंने 2 सेशन लिए थे। पहले सेशन में तो मुझे इतनी चीज़ें क्लियर ही नहीं हुई थी, सर से गुजर गई थी और मैं टास्क कंप्लीट भी नहीं करती थी, लेकिन फिर बाद में मुझे चीज़ें क्लियर होने लगी। तो सर हमूद रांझा बहुत अच्छे हैं, उनके ऐसे करने के बाद मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में। ये है कि सर हमूद रांझा की मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी और मैं आपसे ये कोट करना चाहूँगी कि सीएसएस का हर पेपर का हर एक सवाल एक मिनी ऐसे है। अगर आप हर एक सवाल को मिनी ऐसे की तरह ब्रेक डाउन करके उसे अटैम्प्ट करेंगे तो आपका हर पेपर पास होगा। और यही स्ट्रेटेजी सर हमूद रांझा ने अडॉप्ट की थी और यही स्ट्रेटेजी मैंने अडॉप्ट की थी अपने सीएसएस के एग्ज़ाम्स में। तो अल्लाह का शुक्र है मैं इसमें कामयाब हुई और आप सबसे भी मैं ये कहूँगी कि ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें और पूरी वीडियो को वॉच करें। अगर कोई ऐसे के मुतालिक सवाल हो और इस तरह की आउटलाइन और दूसरे टॉपिक्स अगर आप चाहते हो तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट में बताएं, मैं फिर और मज़ीद इस पर वीडियोस बनाऊंगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी जारी रखें, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपनी तैयारी में अल्लाह को भी याद रखें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।